हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर मैं आशीष राठी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि एमपी जेल की ये मैराथन सेशन चल रहा है, जिसमें इस क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपको यहाँ पे मैथ्स की पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। मैथ्स के वो क्वेश्चंस जो आपके एमपी जेल परिहारी और वन रक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इस सेशन के जरिए हम लोग जानेंगे। बाकी सब्जेक्ट आप सभी लोग पढ़ चुके हो, तो लीजिएगा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब देते हुए आप लोगों को चलना है। पहला नंबर सवाल है, स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है और 7 साल के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो अब से कितने वर्ष के बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 3:2 हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आपको बताना। तो देखो, ध्यान से आप लोगों को समझना है, ध्यान से समझना है। अभी जो रेशियो है, परजेंट रेशियो जो है, यानी कि परजेंट में जो आपका रेशियो यहाँ पर दे रखा है, परजेंट में किसका रेशियो दे रखा आपको, ए का और बी का। और ये कितना रेशियो दे रखा आपको, 7:3 आपको गिवन है, 7:3 आप लोगों को गिवन है। तो कह रहे हैं कि 7 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं कह दूं ये 7x है, ये आपका 3x है। 7 साल के बाद यानी 7x में 7 जोड़ दूंगा और नीचे 3x में 7 जोड़ दूंगा और ये रेशियो आपका हो जाएगा 2:1 यानी कि 2/1। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की गुणा इसमें यानी 7x + 7 आ जाएगा और 2 की गुणा इसमें करूंगा, 3 दूनी 6 और प्लस 7 दूनी 14 आप लोग आ जाएगा। 6x को इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि x = 7 को इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 7 आएगा। तो x बराबर आपका 7 यहाँ पर निकल कर आएगा, है ना। अगर x बराबर आप लोगों का 7 निकल कर आ गया, ध्यान से समझना है, तो इसका मतलब 7 × 7 = 49 साल, तो a की उम्र आ गई और 7 × 21 साल आपकी b की उम्र आ गई। ठीक है। अब सवाल में ये बोल रहा है कि अगर a और b की प्रेजेंट उम्र निकल कर आ गई, ये बोल रहा है कि कितने समय के बाद ये है अनुपात 3:2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a की उम्र कितनी है, 49, तो मैंने ये मान लिया कि t समय के बाद हो जाएगा। 49 + t और 21 + t और कितना रेशियो कह रहा है हो जाएगा, यानी कि 3:2 कह रहा है हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, बेटा 2 की गुणा इसमें 49 में यानी कि 98 प्लस का 2t और इक्वल टू क्या आएगा, इस 3 की गुणा इसमें, तो 21 ये 63 और प्लस का 3t। तो t वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा यानी कि t बराबर आपका 98 में से 63 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि t बराबर आपका 35 निकल कर आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि 35 सालों के बाद आपका यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन क्या होगा, सवाल का सही आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आप लोग जल्दी से आ जाओ अगले सवाल पर, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको कर लेते हैं। पी, क्यू और आर मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं। तो पूछता है कि क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर पी, क्यू, आर तीनों मिलकर करें तो काम को कर लेते हैं 15 दिनों में पूरा। अगर इसी काम को पी और आर मिलकर करें, यानी अगर पी और आर मिलकर करें तो काम हो जाता है आपका 40 दिनों में पूरा। समझ में आ गई बात। तो क्यू अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 15 और 40 का जो आपका एलसीएम निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 120 यूनिट। अगर हम लोग ये मान लें कि टोटल जो आप लोगों का काम है ये 120 यूनिट है, क्या माने कि टोटल जो आप लोगों का काम है माने कि 120 यूनिट है। समझ में आई बात ध्यान से। अब इस 120 यूनिट काम को अगर 15 दिन में पूरा हो जाता है, एक दिन में कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। अगर 40 दिन में पूरा हो जाता है, एक दिन में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अगर पी और आर दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट कर रहे हैं और टोटल हो रहा है आपका 8, तो इसका मतलब क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम को करता है। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम को करता है। अगर क्यू से मैं कराऊंगा, टोटल काम 120 यूनिट है और क्यू एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 5 से इसको डिवाइड करूंगा यानी कि क्यू इस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेगा। यानी कि क्यू इस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेगा और यहाँ से हम लोग सीधा सीधा कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्यू इस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेगा और इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का बनेगा। अब आप लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ और अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से एक बार आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप सभी लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि P की वैल्यू आपको दे दी और Q की वैल्यू आपको दे दी, देन व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ P एंड Q।
पी एंड क्यू का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। बेटा पी आपको कितना दे रखा, पी की वैल्यू दे दी 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 8 दे दिया। इसके बाद Q की वैल्यू आपको दे दी 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 दे दिया। तो आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम में क्या निकाला जाएगा, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, उसमें भी मैक्सिमम पावर, और जो नहीं है वो भी लेंगे, यानी कि सब कुछ ले लेते हैं एलसीएम में। जैसे देखेंगे 2 की पावर 3 ऊपर तो, नीचे तो है नहीं, ऊपर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की पावर 3 गुणा। आप देखो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 8, नीचे नहीं है तो लिखा जाएगा 5 की पावर 8। क्यू की बात करूंगा तो 3 की पावर 5 तो लिखा जाएगा 3 की पावर 5, और 7 की पावर 3 तो लिखा जाएगा 7 की पावर 3। तो ये पूरा आप लोगों का यहाँ पर एलसीएम निकल कर आएगा। और जवाब कहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 8, 7 की पावर 3। तो सीधा हम लोग कह देंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का आपका जवाब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो बोलो बेटा एक बार जल्दी, सवाल समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों आप लोग जल्दी से अगले सवाल पर यहाँ पर आ जाओ, और अगला जो सवाल है वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, इस पर आप लोग आइएगा, देखते हैं। करें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या आपकी 28,227 है तो 2 वर्ष के पूर्व यह जनसंख्या कितनी रही होगी बताना है। हर साल 3% कम हो जाती है, और 3% का मतलब कितना होता है, 3/100 होता है, यानी कि 100 पर 3 कम हो रही है। बेटा पहले 100 थी, अब 100 पर 3 कम होगी, यानी कि 97 होगी। पहले 100 थी, अब 100 पे 3 कम होगी, यानी कि 97 होगी। समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो कितनी थी यहाँ पर, यानी कि 100 × 100 थी, और अब कितनी हो चुकी है आपकी, 97 × 97 हो चुकी है। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं कि घटने के बाद कितनी हो जाती है, 28,227। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है आपकी 28,227 के बराबर है। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ध्यान से समझना है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज़ ये बताइएगा, एक छोटी सी चीज़ मुझे ये बतानी है कि 97 का स्क्वायर क्या होता है। अगर आप ये बता दो तो बात बन जाएगी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको 97 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। तो 97 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 100 आपका बनेगा। अब जो जोड़ रहा हूँ अगर उसी को घटा दूँ तो आपका 94 बनेगा। अब 94 की 100 में मल्टीप्लाई करो तो 9400 बनेगा, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। यानी कि आपका 94 से 9 आ गया 97 का स्क्वायर, है ना। तो 94 से 9 से कितनी बार जा रहा है ये बेटा आप लोगों का चले जाएगा, कितनी बार चले जाएगा, 94 से 9 से। तो ये आपका सीधा सीधा इस 97 × 97 यानी 94 से 9 से ये कितनी बार जाएगा, आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा। अब देखो 100 × 100 यानी कितना होता है, और गुणा 3 कर दूंगा, 10,000 × 3 इसका मतलब 30,000। इसका मतलब 2 साल पहले इसकी जो पॉपुलेशन रही होगी वो आपकी 30,000 यहाँ पर रही होगी, और सीधा आप लोग आंसर यहाँ पे टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप की बात समझ में आ गई आप सभी को। तो सारे कर लोगे इस तरीके से, सभी को क्लियरिटी है। अब आप लोग अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर आप लोग ध्यान से आइएगा, इसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं बेटा। मिट्टी के तेल की कीमत 48 रुपीज़ प्रति लीटर है और स्प्रिट की कीमत 30 रुपीज़ प्रति लीटर है। तो मिट्टी के तेल और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचने पर 50% का लाभ हो, ठीक है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन यूज करेंगे, और एलिगेशन क्या कहता है कि एलिगेशन हमेशा सेम टाइप की चीजों में लगता है। ध्यान से देखिएगा, मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल की कीमत यहाँ पे लिख देता हूँ मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल को लिखा गया है यहाँ पर कैरोसिन, और स्प्रिट को स्प्रिट ही बोला गया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैरोसिन, यानी कि कैरोसिन की जो कीमत है 48 रुपीज पर लीटर है, ठीक है ना। और जी जो स्प्रिट की कीमत है वो कितनी है आप लोगों की, यानी कि 30 रुपये पर लीटर है, 30 रुपये पर लीटर है। अब इस मिश्रण को अगर 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता हूं तो 50% का लाभ होता है। तो बेटा 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 2 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट। समझ में आ गई बात। इसका मतलब 2 की वस्तु 1 प्रॉफिट 3 पर बेची जा रही है, और इस 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे दी 60 रुपये पर लीटर। अगर मैं कहूं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो आप यहां से कह दोगे कि 3 से कटेगा 20 टाइम्स,
यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 40 रुपीज पर लीटर। समझ में आ गई बात, यानी कि 2 यूनिट 40 रुपीज पर लीटर आपका निकल कर आ गया। तो अगर केरोसिन आपका कीमत है 48 रुपए पर लीटर, स्प्रिट की कीमत है 30 रुपए पर लीटर, तो दोनों का जो मिक्सचर है उसकी कीमत है 40 रुपीज पर लीटर, है ना। यानी कि ये भी इसका कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो ये भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। इसको हटा दो, अब काम खत्म हो गया इसका। अब देखो बड़े में से छोटा माइनस, तो 48 में से 40 माइनस तो 8 आएगा। इसके बाद 40 में से 30 माइनस तो आपका 10 आ जाएगा। 2 से कट करूंगा 5 बार और 2 से कट करूंगा 4 बार आएगा। तो आपको किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो 5:4 के अनुपात में मिलाया जाएगा। और यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर आप लोगों का बनेगा। तो 5:4, दैट मीन्स कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बेटा बात क्लियर हुई क्या, सारे के सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई है। अब आप लोग जल्दी से यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग यहां पर आ जाइएगा। इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग आओ, देखें इस क्वेश्चन को, करें। चलिए इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि पिंकी 3 घंटे में 27 किलोमीटर धारा के अनुकूल या 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैर सकती है, तो धारा की वेग क्या है। धारा का वेग आपसे पूछता है। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको क्लियरिटी होगी सवाल किस तरीके से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं शांत जल में नाव की गति। तो शांत जल में जो नाव की गति होती है, नाव की गति, शांत जल में नाव की जो गति होती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और धारा की गति को हम लोग क्या मानते हैं, धारा की गति। तो बेटा हम लोग धारा की गति को मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जब धारा के अनुकूल गति निकालते हैं, धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति, ये सवाल में करना नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। धारा के अनुकूल गति की अगर बात करें तो धारा के अनुकूल गति का क्या मतलब है, यानी कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर नाव को भी लेकर चलूंगा, ये दोनों स्पीड जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल गति होती है x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अगर धारा के प्रतिकूल गति की बात करें, धारा के प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल गति, तो धारा के प्रतिकूल गति क्या होती है, x - y किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यही सवाल में बोल रहा है कि 3 घंटे में पिंकी 27 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल गति क्या निकल कर आई आपकी, x + y, अभी तो बताया है। यानी x + y स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है 27 और डिवाइडेड बाई टाइम यानी कि 3 आवर्स इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, यानी कि पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 3 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। धारा के प्रतिकूल गति यानी x - y इक्वल टू 15 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब दोस्तों इस दोनों ही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हुए चलेंगे, दोनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो मुझे निकालनी है धारा का वेग, धारा का वेग यानी कि y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालनी, तो x को एलिमिनेट करूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, पहली में से दूसरी को माइनस कर दूंगा। तो माइनस आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा। तो x से x कटेगा, y + y यानी कि 2y, तो यहां पर आ गया। 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 2 से 4 2 बार जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू आपकी जो निकल कर यहां पर आएगी वो आपकी निकल कर आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आपसे पूछता कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी, तो आप x की वैल्यू को यहां पर निकाल सकते थे, जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी। तो यहां से पूरी क्लियरिटी आपको हो गई होगी। जो ब्लैक कलर से लिखा है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। ये इस क्वेश्चन में इसको जरूरत नहीं लिखने की आपको, बट अगर हो सकता है कई सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो बोट एंड स्ट्रीम के, तो ये 4 लाइन मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लिखा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होती है, धारा की गति क्या होती है, धारा के अनुकूल गति क्या होती है, धारा की प्रतिकूल गति क्या होती है। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई दोस्तों, सभी को क्लियर है। अब आप लोग आगे क्वेश्चन पर यहां पर आ जाइएगा और अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखिएगा। यहां पर देखते हैं
एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपये है, वह अपनी आय का 80% क्या करता है, खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसकी नामात्र की आय और उसके नामात्र की खर्च दोनों में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई बचत क्या होगी, आप लोगों को बताना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अक्सर मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे किसी का नाम लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि रोहित है। रोहित अगर 10,000 रुपये कमाता है, जिसमें से वो 8,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, यानी कि 2,000 रुपये। तो इसका मतलब जो उसकी कमाई है, जो उसकी इनकम है, वो क्या है, उसके खर्चे और उसकी बचत के बराबर है। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट बना कि इनकम जो है ना, वो एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। समझ में आ गई बात, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होती है, ठीक है ना। अब यहां पर व्यक्ति की आय कितनी है, 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये क्या है, इसकी इनकम है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, 80% खर्च करता है, तो बेटा इस 25,000 का 80% कितना होता है, तो आप कहोगे 25,000 का 80% होता है आपका 20,000 रुपीज। तो 20,000 क्या करेगा यहां पर बेटा, खर्च कर रहा है। तो 25 में से 20,000 खर्च करा, तो बचा कितना, यानी 5,000 रुपए यहां पर बचा, यानी कि 5,000 रुपए यहां पर बच गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसकी नामात्र की आय और उसके नामात्र खर्च दोनों में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि अब यहां पर क्या कर रहा है, अब यहां पर कहता है कि आय में भी 10% की वृद्धि होगी। अगर 25,000 को 10% बढ़ाऊंगा तो 2,500 बढ़ जाएगा, तो 25,000 में 2,500 जोड़ दूंगा तो 27,500 रुपये हो जाएगा। अब अगर खर्चे को भी 10% बढ़ाऊंगा, तो 20,000 में 10% बढ़ाऊंगा तो 2,000 ये बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 22,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 22,000। अब देखो जो नई इनकम है वो 27,500 है और जो नया खर्चा है वो 22,000 है। तो बेटा 27,500 में से अगर इस 22,000 को माइनस कर दूं, तो तुरंत आप लोग कह दोगे कि इसकी नई सेविंग निकल कर आएगी। 27,500 में से 22 माइनस करूंगा तो 5,500 रुपए नई सेविंग्स निकल कर आएगी। कितनी आएगी, 5,500 रुपए, ठीक है ना। तो इसकी नई बचत क्या होगी, यही तो आपसे पूछता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी नई बचत होगी वो आपकी यहाँ पे 5,500 रुपए के बराबर होगी। और इस तरीके से पहला ही ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर गाइस, चलिए आगे की तरफ अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पर एक बार आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग जल्दी यहाँ पर आइएगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। ऑल क्लियर गाइज, अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है, सभी दोस्त कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो आपका 8 है। यदि अगली विषम संख्या पर भी विचार किया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा बताना है। देखो पहले थी 4 क्रमागत सम संख्याएं जिनका औसत 8 है, कह रहा है कि अगली एक और विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा। देखो जितनी विषम संख्या जुड़ेगी उतना ही औसत में +1 हो जाएगा। तो एक विषम संख्या जोड़ी है तो औसत में भी एक प्लस हो जाएगा, यानी कि सीधा आंसर आपका 9 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 750 रुपये है। वस्तु की कीमत 750 रुपये है। इसे 30% लाभ देने के लिए अंकित किया गया, ठीक है ना, 30% लाभ देने के लिए अंकित किया गया। यदि किसी ग्राहक को उस पर 15% छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य आप लोगों को बताना है। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस 750 रुपये है, इसे 30% मार्कअप्स टू गिव 30% प्रॉफिट। ध्यान से समझना, यहां पे कह दिया कि जो वस्तु की कीमत है यानी 750 रुपये है। अब इसको क्या कर दिया गया, यानी कि 30% ज्यादा लिख दिया गया। 30% ज्यादा का मतलब, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 750 का 10% 75 होता है और 30% होता है इसका 225। तो 750 में अगर मैं 225 को ऐड करूंगा तो इसका मार्क प्राइस निकल कर आएगा 975 रुपीज। कितना आएगा, 975 रुपीज। अब दोस्तों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर इस पर अब 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 975 पर 15% का डिस्काउंट, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। और यही आपसे पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 975 का 15%, बेटा इसका जो 10% होता है वो होता है 97.5 और 5% क्या होगा, इसका आधा, यानी 97.5 का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। तो आपका निकल कर आएगा 49 दूनी 98,
तो आपका 49 यानी कि 48.75 आ जाएगा। तो ये टोटल 15% आ गया। 7 5 12 का 2 1, 16 का 6 1, 9 4 13 और 1 14, यानी कि बेटा 15% की वैल्यू आ गई 146.25। अब 975 में से 146.25 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा निकल कर आ जाएगा यहां पर सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। देखो माइनस करने का भी तरीका आप लोग सीख लीजिएगा। पहले 975 में से 100 माइनस कर दो, 875। अब 875 में से 46.25 को माइनस करोगे तो 875 में से आप माइनस करो कितने को, 45 को माइनस करो। 875 में से मैं ये बोल रहा हूं कि 45 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 830 आ जाएगा। अब 830 में से 1.25 को और माइनस करूंगा तो 828.75 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस। और दिखाई दे गया होगा आपको कि जवाब केवल और केवल बी ऑप्शन ही बनेगा, बाकी कोई और चांस नहीं है किसी भी ऑप्शन के सही होने के। तो यहां से हम लोग सीधा कहेंगे कि बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला जो सवाल है वो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा बेटा। देखो यहां पे सवाल में बोल रहे हैं कि आयत का जो विकर्ण है वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी आपको बताना है। ठीक है ना, इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो अगर मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले ध्यान से सुनो, एक ये रेक्टेंगल है आपके सामने, ये इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, और ये इसका डायगोनल होता है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि रेक्टेंगल ABCD है तो AB तो इसकी लंबाई है और BC इसकी चौड़ाई है और AC यहां पर डायगोनल है। तो यहां पर चौड़ाई तो दे दी 12 सेंटीमीटर और डायगोनल दे दिया यहां पे 20 सेंटीमीटर और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लंबाई निकाल सकता हूं। डायगोनल 20 है, चौड़ाई 12 है, तो क्या कुछ समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। 20 को क्या लिख दूंगा, 10 गुणा 2। 12 को क्या लिख दूंगा, 6 गुणा 2। तो बेटा 10, 6 और 8, यानी कि यहां पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और 2 की गुणा तो हर किसी में होनी है, यानी कि 16 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आएगी। क्योंकि यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा, ध्यान से समझना। हाँ, क्योंकि आप लोगों को यहां पे क्या समझ आ रहा है, क्योंकि आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि बेटा 6, 8 और 10 का क्या बनता है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब देखो जब ये 20 है तो 10 गुणा 2, 12 है तो 6 गुणा 2, है ना। तो 10 बन गया, 6 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 आएगा और 2 की गुणा तो हर किसी में ही, 8 गुणा 2 यानी कि 16। तो 6, 8, 10 का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको पता ही यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे भाई तब भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो लगा दो फिर पाइथागोरस थ्योरम, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर L का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 12 को इस तरफ ले जाऊं तो बचेगा 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। तो तुरंत यहां से कहेंगे L स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 20 प्लस 12 32 गुणा 20 माइनस 12 यानी कि 8। ठीक है ना। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 32 को क्या लिख दूंगा, 16 गुणा 2 और गुणा 8। तो 16 गुणा 16 में से कितना बाहर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, और ये इसकी लंबाई आएगी और लंबाई यहाँ पे निकल कर आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके से सवालों को आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोग आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने, और इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। इसको देखिए, ए अकेला एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और सी अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य को करती है तो वे कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। अगर ए अकेला करे तो 12 दिनों में कर देता है, अगर उसी कार्य को बी अकेला करे तो बी करता है 18 दिनों में, और जी अगर उसी काम को सी अकेला करे तो सी करता है 24 डेज में। ठीक है, ऑल क्लियर गाइस। अब देखो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे किस किस का, 12, 18 और 24। तो एलसीएम कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, 24, 18 और 12 का एलसीएम आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, जल्दी से एक बार आप लोग बताओ। यानी एलसीएम यहाँ पर आएगा 144 यूनिट, है ना, 144। ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क है।
हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब 144 यूनिट को अगर ए से कराऊंगा जो कि 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 12 यूनिट। 144 यूनिट को अगर बी से कराऊंगा जो एक दिन में 18 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा 18 8 144 और 24 से जाएगा 6 बार। यानी यहां से हमें यह पता लगा कि ए एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, बी उसी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 6 यूनिट कार्य को करता है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहे हैं तीनों मिलकर काम को करें और 65% काम कितने दिनों में करेंगे। अगर तीनों मिलकर काम को करें ए बी और सी तो टोटल काम कितना है आपका 144 है, इसका 65% कितना हो जाएगा गुणा 65/100 और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं यानी कि 12 8 20 और 6 26 यूनिट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 से 26 2 बार, 13 से 65 5 बार। ठीक है, अब 2 से जाएगा आपको 72 टाइम्स। क्लियर जी। अब देखो 72 गुणा 5 कितना होता है 360/100 और 360/100 आपका तुरंत आंसर निकल कर आएगा। 3.6 डेज में यह काम पूरा हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग कह देंगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का आंसर आपका बनेगा, है ना। तो फर्स्ट दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने, इसको एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको करते हैं, ट्रेन का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है यदि वे क्रम से 80 सेकंड और 60 सेकंड में 600 मीटर और 300 मीटर लंबाई के दो पुलों को पूरी तरह से पार करती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करती है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दो पुलों को पार करती है, ये आपको सवाल में दे रखा है। सवाल में एक चीज और दे रखी है कि ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई जो मुझे निकालनी है उसको मैं मान लेता हूँ कि एल है। ऑल क्लियर है। अब एल लंबाई की ट्रेन है, जब 80 सेकंड में पार करती है तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो दोस्तों स्पीड बराबर आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना। अब जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो एल प्लस यानी कि खुद की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई को कवर करेगी, तो एल प्लस 600 और कितना समय लेती है पार करने में 80 सेकंड। जब वही ट्रेन किसी दूसरे पुल को पार करेगी और दूसरे पुल की लंबाई यहाँ पर कितनी है 300 मीटर है, तो एल प्लस 300, तो यहाँ पर कितना समय ले रही पुल को पार करने में, यानी 60 सेकंड का समय ले रही है, यानी 60 सेकंड का समय ले रही है। तो 20 से 80 4 बार और 20 से 60 3 बार, 3 की गुणा इस तरफ करूंगा यानी कि 3L और प्लस का 600 इंटू 3 यानी 1800। ऑल क्लियर। 4 की मल्टीप्लाई इस तरफ तो 4L और प्लस 4 इंटू 300 यानी कि 1200। तो L को इस तरफ ले जाऊंगा तो आपका L निकल कर आएगा और 1800 में से अगर 1200 को माइनस करूंगा तो 600 आपका निकल कर आएगा, यानी L बराबर आपका निकल कर आया 600 मीटर और L क्या था आपका ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई निकल कर आ गई आपकी 600 मीटर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बन रहा है। और यहां तक की बात समझ में अगर आपको आ गई है तो जल्दी से एक बार आप लोग बताओ। ऑल क्लियर गाइस, सभी को क्लियर है? बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। अब आप लोग आगे आ जाओ। अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है आपका 256 माइनस, इसके बाद 256 की पावर 1/4 है, तो इसको लिख दूंगा मैं, यानी कि यहां पर 4 और 256। ठीक है ना। अब प्लस का यहां पे क्या लिख दूंगा, 2197 की पावर 1/3, तो 2197 का क्यूब रूट, ये निकालना है आपको। सोल्व करें, 256 एज इट इज आ जाएगा। देखो अब 256 में से क्या बाहर आएगा, 4 की पावर 4 क्या होता है 256। ठीक है ना, क्या होता है 256, यानी कि यहां से 4 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 4 और गुणा 1/4 तो ऑलरेडी है ही, तो यानी यहां से आप लोग कह देंगे 4 बार आएगा। प्लस ये किसका क्यूब होता है, यानी कि 13 का क्यूब होता है। कितने का, किसका क्यूब, 13 का क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा, प्लस 13 और माइनस 4 और प्लस 13, तो प्लस का 9 और प्लस का 9 यहाँ पर जोड़ दूंगा तो 256 प्लस 9 यानी कि 265 आंसर आएगा। और यहाँ से हम लोग तुरंत कह देंगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। तो फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर 265 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ तक की बात समझ में अगर आपको आ गई है तो जल्दी एक बार आप लोग बताओ।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आप लोग जल्दी यहाँ पर आओ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि एक बल्ब का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का आधा है, तो हानि प्रतिशत आप लोगों को बतानी है। अब देखो, अगर ये मान लूँ कि मैं कॉस्ट प्राइस 100% है, 100 मान के चलता हूँ हमेशा मैं, इसका आधा क्या है आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50। तो लॉस परसेंटेज बताना, तो बेटा अगर 100 की वस्तु को 50 पर बेचूंगा तो 50 का लॉस। अब लॉस परसेंटेज निकाल दूंगा, बड़ा आसान है। किस पर निकालता है? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 50 है, परसेंटेज निकालूंगा तो गुणा 100 करूंगा, 100 से 100 कटेगा, यानी आपका जो लॉस परसेंट यहाँ पे निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 50%। तो तुरंत हम लोग यहाँ से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉस परसेंट 50%, यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बात समझ में आ गई है और इस तरीके से सवालों को आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ तक की बात कितने बच्चों को क्लियर है? फटाफट से एक बार आप लोग बताओ। चलिए, तो अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़कर इस मैराथन क्लास में। बाकी मुलाकात रेगुलर क्लास में आप लोगों से करते रहेंगे। सुबह 8 बजे यूपीएसआई कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की क्लास चल रही है इसी चैनल पर, वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर। उसके बाद भाई साहब 3:30 बजे बिहार एग्जाम्स की क्लास चल रही है इसी चैनल पर। और ये जो एमपी की क्लास चल रही रेगुलर, यानी मंडे टू सैटरडे इस चैनल पर मेरी क्लास 5 बजे से 6 बजे तक होती है। तो जो नया बच्चा इस क्लास को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, जिससे सभी क्लासेस में जुड़ पाए। मैं आपको टाइम एक बार बता देता हूँ। टाइमिंग कुछ इस तरीके से है सभी क्लासेस का, नोट डाउन कर लेना है आपको। सुबह जो 8 बजे क्लास होती है, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जो क्लास चल रही है मैथ्स की क्लास, ये क्लास चल रही है आपकी यूपीएसआई कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर मेरी क्लास होती है 3:30 पर दोपहर को, और ये क्लास होती है आपकी 4 बजे तक। ये भी आपकी मैथ्स की क्लास है, और ये क्लास चल रही है आपकी बिहार सिविल कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर। इस क्लास में आप जुड़ सकते हो। और जी शाम के 5 बजे जो क्लास हो रही है, ये भी मैथ्स की क्लास है। ये चल रही है आप लोगों के एमपी के लिए, एमपी वन रक्षक, जेल परिहारी के लिए। तो इस तरीके से ये क्लास तो चल रही है, आपका चैनल रहेगा यही, यानी वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स, ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है इस चैनल पर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इस चैनल की क्लासेस आपको मैंने लिख दी। तो डेली एमपी क्लास में जुड़ने के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर 5 बजे जरूर आ जाना। 5 बजे आपकी और हमारी हर दिन मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।